हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस उज़मा ने कराची शहर से शेयर की है। ये स्टोरी बड़ी स्ट्रेंज स्टोरी है और ये बताती है कि इनकी जो नानी है वो खैरपुर सिंध के अंदर एक जगह है, वहाँ पे रहा करती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं या सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं तो ये अपनी वेकेशंस को स्पेंड करने के लिए अपनी नानी के घर में या उनके गांव में जाया करती हैं। ये बताती हैं कि 2006 और 7 चल रहा था। इसी तरह जब हमारी छुट्टियां हुई तो मैं अपने पेरेंट्स के हमरा अपनी नानी के घर रहने के लिए चली गई। इत्तेफाक से जो मेरे मामू थे उनको अपने दोस्त के घर में या अपने दोस्त के गांव में शादी के लिए जाना था। तो जब हम लोग अपनी नानी के घर में पहुंचे तो मेरे मामू ने मुझे भी कहा, मेरे फादर को भी कहा कि मैं दूसरे गांव में शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वहां पे चलें ताकि उस गांव के बारे में, उस गांव की खूबसूरती के बारे में आप लोगों को पता चल सके। और इत्तेफाक से मेरे फादर भी राज़ी हो गए, मैं भी राज़ी हो गई। यूँ इस तरह हम अपने मामू के साथ उनके गांव से किसी दूसरे गांव शादी में शिरकत करने के लिए पहुंच गए। हमारा उस गांव के अंदर जो क़याम था वो 3 दिनों पे और 3 रातों पे मुश्तमिल था। ये जो गांव था ये खैरपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था और ये एक छोटा सा गांव था, यानी कि इसमें तकरीबन 100 के करीब घर मौजूद थे। चारों तरफ हरियाली थी, बहुत ज़्यादा खेत मौजूद थे और बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर थीं। अब ये जो हमारी पहली रात थी उस गांव के अंदर वो बड़ी पुरसुकून गुजरी, लेकिन जब दूसरी रात आई यानी जिस दिन बारात थी तो बारात का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जब हम लोग घर में आए और सोने की तैयारी करने लगे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जो सराउंडेड खेत हैं या घर के बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पे किसी के चीखने की या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। शुरू में मैं ये समझी कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने अपने फादर की तरफ या अपने मामू की तरफ देखा और उनसे मैंने पूछना चाहा कि क्या ये जो आवाज़ आ रही है वो लोग भी इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं, तो उनका भी यही इकरार था कि उनको भी ये आवाज़ आ रही है और उनको भी अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है कि ये जो आवाज़ है एक तो इतनी रात में आ रही है और खेतों की तरफ से आ रही है। आखिर कौन इंसान है या कौन हैवान है जो इतनी तकलीफ में करा रहा है। मुसलसल हम लोग करवटें बदलते रहे और इसी तरह तकरीबन रात के 3 या 4 बज गए। जब रात के 3 या 4 बजे तक उन आवाज़ों की वजह से हम तीनों को नींद नहीं आई तो बिला आखिर जो मेरे फादर थे वो उठ के बैठ गए और उठ के बैठने के बाद उन्होंने तिलावत या नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इत्तफाक ये था कि हम तीनों के अलावा जितने भी घर वाले थे या जितने भी मेहमान थे या मेज़बान थे वो सारे के सारे सुकून से सो रहे थे और हमारी समझ ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों को भला इन आवाज़ों में या इस तरह की चीखों के साथ भला नींद कैसे आ सकती है। इसी दौरानिए में फजर की अजान हो गई और जब फजर की अजान हुई तो वहाँ पे ये सेटअप था कि जो भी लोग थे, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग थे, वो फजर की अजान से कुछ देर पहले
उठ जाया करते थे। खैर, जब फजर की अजान हुई तो जो हमारे मामू के दोस्त थे उनके फादर उठे और उन्होंने जब हम तीनों को बातें करते हुए देखा या बैठे हुए देखा तो वो हमें देख के सोचने लगे या फिर हम लोगों से पूछने लगे कि तुम लोग इतनी जल्दी कैसे उठ गए हो। उनकी ये बात सुनने के बाद हम सारे के सारे लोग मुस्कुराने लगे और हमने उनको बताया कि उठना तो बहुत दूर की बात है, रात में हमें नींद ही नहीं आ सकी। अब हम लोगों ने उनसे इस बात का जिक्र किया कि पूरी रात हमें किसी के चीखने की या कराहने की आवाज़ें आ रही थी और वो इस कदर खौफनाक आवाज़ें थीं कि किसी भी तरह उन आवाज़ों के साथ सोना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि जब भी कोई हमारे गांव में या हमारे घर में पहली दफ़ा रुकने के लिए आता है तो उसको आम तौर पे इस तरह की आवाज़ें आया करती हैं। और ना सिर्फ इस तरह की आवाज़ें आती हैं बल्कि अक्सर लोग अजीब तरह की मखलूक़ात को यहाँ पे विटनेस किया करते हैं। अब जब उन्होंने इस तरह की बात की तो एकदम से जो हमारे कान थे वो खड़े हो गए। ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लिया करती थी, तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि रात के टाइम में इस तरह की आवाज़ें, ये इस तरह का शोर सुनाई देता है। पहले वो इग्नोर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब मैंने ख़ास तौर पे इसरार किया तो कहने लगे कि किस्सा बड़ा तफसीली है और कहा जाता है कि अब से तकरीबन 25 से 30 साल पहले, ये आप समझ लें कि 1985-1986 में इस गांव के अंदर एक हाफिज़ साहब रहा करते थे। वो ना सिर्फ हाफिज़ कुरान थे बल्कि वो इसके साथ साथ लोगों के ऊपर झाड़ फूक या दम दुरूद भी किया करते थे। अगर किसी की भी तबीयत ख़राब होती या उसको कोई बेचैनी महसूस होती या किसी भी किस्म का कोई रूहानी मसला होता तो ना सिर्फ करीब जवार के गांव में बल्कि सराउंडेड के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे दम दुरूद करवाने के लिए उनसे राब्ता किया करते थे, जो कि ना सिर्फ उन हाफिज़ साहब के लिए अच्छा था बल्कि गांव के लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था या इनके जो फॉलोअर्स थे उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही थी, तो हाफिज़ साहब का भी जो ध्यान था वो मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व रहा करता था। अक्सर वो कोशिश करते कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान सकें, बहुत ज़्यादा इल्म सीख सकें, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन मसला वहाँ पे ख़राब हुआ जब हाफिज़ साहब जो थे उनको किसी ने मशवरा दे दिया कि अब वो वक्त आ चुका है कि तुम अगले स्टेप की तरफ जाओ और अब तुम जन्नात को या उनके बादशाह को काबू करने की कोशिश करो। शुरू में तो ये उनको मजाक लगा, लेकिन जब उनके जो फॉलोअर्स थे, ख़ास तौर पे उनके जो कुछ करीबी लोग थे, वो उनको कहने लगे कि इस तरह ना सिर्फ तुम्हारी आमदनी में इजाफा होगा, तुम्हारी शोहरत भी बढ़ेगी और लोग दूसरे गांव के बजाय दूसरे शहरों से तुम्हारे पास राब्ता किया करेंगे। शुरू में मना करने के बावजूद भी एक दिन बिलाखिर उनका जो दिल था वो इस बात के लिए राज़ी हो गया कि वो यकीनन ऐसा काम करेंगे कि जिसको बुनियाद बना के ना सिर्फ शोहरत हासिल करें बल्कि उसके साथ साथ दुनिया में आला मकाम और मर्तबा हासिल कर सकें। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद इनको एक बुक मिली और ये जो किताब थी, इस किताब के अंदर 41 दिन का अमल लिखा हुआ था और उसमें लिखा था कि अगर 41 दिन तक आप कब्रिस्तान के अंदर या किसी वीराने में रात के टाइम में अगर ये अमल कर लें तो ना सिर्फ जन्नत बल्कि उनका जो सरदार है वो आपके काबू में आ जाएगा। हाँ, उसमें यह था कि हो सकता है आपकी जान चली जाए, आपकी फैमिली को
آپ کی مدر کو یا آپ کے جو قریب و جوار کے لوگ ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچ سکے۔ خیر انہوں نے مکمل طور پہ معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ جو 41 دن کا عمل تھا اس کو شروع کیا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے انہوں نے ایک قبرستان کا انتخاب کیا، اور ان کو یہ جو عمل تھا وہ رات کے 9-9:30 بجے سے صبح کے تقریباً 4-4:30 بجے تک حصار کرنے کے بعد کرنا تھا۔ شروع میں جب حافظ صاحب نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو سب کچھ نارمل تھا۔ سب سے پہلے یہ دائرہ کھینچتے تھے، اور دائرہ کھینچنے کے بعد اپنی پڑھائی شروع کیا کرتے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس دائرے کا فائدہ یہ تھا کہ اس دائرے کے اندر کوئی بھی مخلوقات یا کوئی بھی شریر جن نہ داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، اسی طرح 3-4 دن گزر گئے۔ جیسے جیسے راتیں گزر رہی تھیں اور ان کو کوئی ری ایکشن نظر نہیں آ رہا تھا، تو یہ جو حافظ صاحب تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ نارمل ہے اور سب کچھ ان کی خواہشات کے مطابق ہو رہا ہے۔ لیکن 4-5 راتیں گزرنے کے بعد اس طرح سے ہونے لگا کہ مختلف بہانوں کے ذریعے، مختلف روپ کے ذریعے جو جنات تھے جن کو یہ قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ان کے دائرے کے باہر آنے لگے اور ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی یا ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کو سختی سے بتایا گیا تھا کہ کسی بھی صورت میں یہ جو دائرہ ہے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اگر یہ اس عمل کے دوران کسی بھی صورت میں اس دائرے سے باہر نکلے تو نہ صرف ان کی جان جا سکتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، خاص طور پہ جو ان کی مدر ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خیر اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ماں کے روپ میں، کبھی ان کے باپ کے روپ میں، کبھی ان کے کزن کے روپ میں جنات جو ہے وہ اس دائرے کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے اور ان کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے۔ اب شروع میں جو راتیں تھیں وہ آسانی سے گزرتی رہیں اور انہوں نے بھی اپنے اوپر قابو رکھا، لیکن جیسے ہی 20 سے اوپر راتیں ہوئیں تو ان کی جو مشکلات تھیں وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور اب جنات نے نہ صرف ان کی مدر کے روپ میں بلکہ ان کے اپنے ہی روپ میں ان کے سامنے آنا اور آ کے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح جب 33ویں یا 34ویں رات تھی اور یہ اپنا عمل کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص ہے جو ایک بچی کو کھینچتا ہوا ان کی طرف لے کے چلتا چلا آ رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ ان کے قریب آ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے اپنے فادر ہیں جو ان کی طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور واقعی میں ایسا ہی تھا۔ جب وہ شخص ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو فادر ہیں وہ سامنے ایک 12 یا 13 سال کی بچی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے آتے چلے جا رہے ہیں۔ جب حافظ صاحب نے اس بچی پہ غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی بھانجی ہے جو ان کے فادر کے ساتھ موجود ہے، اور یہ اپنی اس بھانجی سے بہت شدت سے پیار کیا کرتے تھے۔ خیر ان کے فادر کے روپ میں وہ جو بھی جن تھا، یہ جو بھی مخلوق تھی، وہ اس دائرے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی اور حافظ صاحب کو کہنے لگی کہ اس دائرے سے باہر نکلو، تمہاری جو بھانجی ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اگر ہم اس کو ابھی اسپتال لے کے نہیں گئے تو ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ اب حافظ صاحب کو پتا تھا کہ ان کے فادر نہیں ہیں، ان کے فادر کے روپ میں کوئی اور مخلوق ہے جو سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو ان کا عمل تھا اس کو جاری رکھا اور اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی ان کو 10 یا 15 منٹ مزید گزرے تھے کہ وہ جو شخص جو ان کے فادر کے روپ میں ان کے سامنے موجود تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک بوتل نکالی۔ اس بوتل کے اندر پیٹرول موجود تھا،
उसने देखते ही देखते ये जो पेट्रोल था वो इनकी भांजी के ऊपर छिड़कना शुरू किया, और उसके ऊपर पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद वो कहने लगा कि अगर तुम्हें अब भी शक है कि ये तुम्हारी भांजी नहीं है तो अब मैं माचिस निकाल के इसको जलाए देता हूँ, और जब ये मर जाएगी तो तब तुम्हें यकीन आ जाएगा कि ये वाकई में तुम्हारी अपनी सगी भांजी है। अब हाफिज साहब शुरू में तो इसको इग्नोर करने की या उसकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही पेट्रोल या तेल छिड़कने के बाद उसने माचिस की डिब्बी निकाली, उसको जलाने के लिए जैसे ही खोला तो हाफिज साहब को ऐसा लगने लगा कि वाकई में ये जो भी जिन है वो इनकी भांजी को अपने साथ लेके आ चुका है। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये वाकई में इसको जला देगा। और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते वो जो भी इनके फादर की शक्ल में मौजूद था उसने माचिस की तीली जलाई और इनकी भांजी के ऊपर फेंक दी। अगले ही लम्हे इनकी जो भांजी थी वो मुकम्मल तौर पे आग के शोलों में लिपट चुकी थी, और वो बहुत बुरी तरह चीख के इनको पुकार रही थी। वो कह रही थी कि मामू मुझे बचा लें, मुझे बचा लें। अब ये जो स्टेज थी ये बड़ी इमोशनल स्टेज थी, और बिला आखिर इन्होंने वो जो दायरा था उस दायरे से बाहर निकल के अपनी भांजी को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। अब जैसे ही ये दायरे से बाहर निकले तो वो जो भी जिन था जो उनके फादर की शक्ल में मौजूद था, ना सिर्फ उसने बल्कि इनकी भांजी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब इनको अंदाजा हो चुका था कि ये इसकी साजिश में बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं। खैर बहरहाल जब ये बाहर आए तो इनको यकीन हो चला था कि अब इनके पास बचने का कोई मौका मौजूद नहीं है। हाफिज साहब वहां से भागना शुरू हुए और बड़ी मुश्किल से अपने घर या अपने गांव के करीब पहुंच गए। जैसे ही ये अपने गांव या अपने घर के करीब पहुंचे तो वहां पे एक बुजुर्ग मौजूद थे। इन्होंने जाके उन बुजुर्ग को सारा का सारा मामला बताया और उनको बताया कि जो चिल्ला ये कर रहे थे ये मुकम्मल तौर पे इसको कंप्लीट नहीं कर सके, और ये उस जिन की बातों में आके उस दायरे से बाहर निकल गए थे। खैर वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपने तौर पे कुरान आयत का जिक्र शुरू किया, और ना सिर्फ आयत का जिक्र शुरू किया, इनसे भी कहा कि जो भी तुम्हें आयत वगैरह आती हैं वो पढ़ना शुरू कर दो। हाफिज साहब ने अभी आयतें पढ़ना ही शुरू की थी कि देखते ही देखते उनकी जो आवाज़ थी वो बदलना शुरू हो गई, और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से ना सिर्फ चीखना शुरू कर दिया बल्कि बहुत बुरी तरह कराना या रोना भी शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हाफिज साहब ने अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा ली थी, और उस आग लगाने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। कहा जाता है कि जब से उन्होंने खुदकुशी की थी, इस गांव के अंदर खास तौर पे रात के औकात में किसी के रोने की, कराने की या बुरी तरह चीखने की आवाज़ें आया करती हैं। बहरहाल ये जो गांव के लोग हैं क्योंकि वो इन आवाज़ों के आदी हो चुके हैं तो ये लोग आराम से सो जाया करते हैं, लेकिन जब भी कोई दूसरे गांव से या बाहर की तरफ से यहाँ पे आया करता है तो उसको पहले ही रात से उन हाफिज साहब के कराने की या चीखने की आवाज़ें आया करती हैं। जबकि कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया है कि उन्होंने हाफिज साहब को या किसी जलते हुए आदमी को खेतों की तरफ भागते हुए रात के औकात में देखा है। ये बताती है कि जैसे तैसे वो जो प्रोग्राम था या जो भी शादी थी वो हमने अटेंड की, और उसके बाद से हम लोगों ने तौबा कर ली थी ख़ास तौर पे उस गांव में या उस गांव की तरफ रात के टाइम में नहीं जाना है।
गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।